चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आज तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस गांधी जी की मास डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का क्या रोल रहा। हमने आपको लास्ट लेक्चर्स के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक सब कुछ ख़त्म करा दिया है और भारत को आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि जहाँ एक तरफ नेगोशिएटिंग चैम्बर पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर की कोशिश कर रहा है, भारत में ब्रिटिशर्स के साथ लगातार बातचीत का दौर है, गांधी जी का इसे समर्थन है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने की ब्रिटिशर्स की कोशिश, ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था। लेकिन हमने आपसे कहा था कि 1945 से 47 का ये दौर बहुत ही एनर्जाइज्ड एटमॉस्फेयर है, जब आपको नेगोशिएटिंग चैम्बर से अलग एक पॉपुलर स्ट्रगल का एटमॉस्फेयर भी भारत में दिखेगा। आज हम उस पॉपुलर स्ट्रगल एटमॉस्फेयर पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि नेगोशिएटिंग चैम्बर की सारी प्रक्रिया हम ख़त्म कर चुके हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक हम लेक्चर दे चुके हैं। आज जब हम 1945 से 47 के बीच में इस पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्या रोल था इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के कैप्चर्ड सोल्जर्स और ऑफिसर्स पर चलने वाले लाल किले के ट्रायल का। उसने किस तरह से हेल्प की इंडिया को अर्ली इंडिपेंडेंस अचीव करने में, उसने कैसे सपोर्ट किया इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग को स्ट्राइक करने में और लोगों के अंदर मातृभक्ति पैदा करने में, किस तरह से इससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को 1946 में होने वाले चुनाव में लाभ मिला, नेशनलिस्ट का इंडियन नेशनल आर्मी के प्रति पहले जो स्टैंड था वो कैसे रिवर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। क्यों ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव पड़ा, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स की वजह से लोगों में जो रोष आया, उसका प्रदर्शन जब सड़कों पर उतरा तो सरकार यकायक ही एक दबाव में आई है और इसी दबाव की वजह से उन्हें भारत से जाना भी पड़ा है। तो एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट इन पॉपुलर स्ट्रगल्स का है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो फरवरी 1946 में होगी, उस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी का किस तरह से अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव पैदा हुआ, क्या नेशनलिस्ट का स्टैंड था उसे लेकर के, और क्यों अक्सर ये बहस चलती रहती है कि क्या आज़ादी गांधी जी ने दिलाई है या सुभाष चंद्र बोस ने। हम हर चीज़ को तार्किक तौर पर आपके सामने रखेंगे और आज हमारे डिस्कशन का इशू यही है। आज हम 1945 से 47 के बीच की पॉपुलर स्ट्रगल्स को जब डिस्कस करेंगे तो इसमें दो तरह के कन्फ्रंटेशंस आते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कन्फ्रंटेशंस इन 2 ईयर्स के दौरान उभर करके आया वो दो एंड पे आया। पहला तो ये था जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि आपने सीधा ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट किया, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स को, इम्पीरियलिज्म को सीधी चुनौती दी आपने। और दूसरा ये था कि आपने इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस किया, यानी कि यहाँ पर आप सीधा ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स के जो ओल्ड एज अलाइज थे, यानी कि कैपिटलिस्ट थे, लैंडलॉर्ड थे, बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, यहाँ पर आपने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। तो एक है जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, एक इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। हमारे लेक्चर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस दोनों टारगेट पे रहेंगे, तो पॉपुलर स्ट्रगल 1940 से 47 का पूरा वाइंड अप हो जाएगा और भारत की आज़ादी का और भी गहरा अनुभव आपको होगा। आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट एंड पे स्ट्रगल्स ने कैसे वर्क किया, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उभर करके आए और भारतीय संविधान में फिर आगे आने वाले समय में इन चीज़ों का एक योगदान है, वो भी आपको अनुभव होगा। देखिए, जब हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रगल के तौर पर देखते हैं तो डायरेक्ट के अंदर हमें इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स पढ़ने हैं और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में हमें पढ़ना है। इनडायरेक्ट के अंदर हमें वर्ली में हुआ एजिटेशन पढ़ना है, तो वर्लीज एजिटेशन, वर्ली समाज के द्वारा किया गया एजिटेशन। दूसरा बाकश्त पीजेंट मूवमेंट, तीसरा त्रावणकोर एजिटेशन, चौथा तेभागा मूवमेंट और पांचवा तेलंगाना मूवमेंट। हालांकि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बाकश्त पीजेंट एजिटेशंस, तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, इनके बारे में अच्छे खासे लेक्चर मैंने दिए हैं। जब हम प्रिंसली स्टेट्स में पीपल्स मूवमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने इनके विषय में पढ़ाया था आपको डिटेल में। जब मैंने किसान मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने इनके विषय में आपको पढ़ाया था।
लेकिन आज मर्यादा कहती है कि इन्हें पॉपुलर स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में हमें 1945 से 47 में भी पढ़ना है, तो आज भी हम इनका डिस्कशन करेंगे। लेक्चर के पहले अध्याय में हम शुरुआत में रखेंगे डायरेक्ट पॉपुलर स्ट्रगल्स, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो शुरुआत हमारी होगी इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल से। स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल से। देखिए, जब आप इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स की बात करते हैं तो हमारे पीछे टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस की लेक्चर सीरीज़ में हमने अच्छे से आपको बताया कि इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, सुभाष चंद्र बोस का और मोहन सिंह का, जनरल मोहन सिंह का इनमें क्या रोल था, किस तरह से इन्होंने जापान के साथ मिल करके भारत पर आक्रमण करके इंडिया से ब्रिटिश फोर्सेस को खदेड़ने का प्रयास किया और भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया। आज उस इंडियन नेशनल आर्मी के आगे के अध्याय का जिक्र होने वाला है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्चर्ड सोल्जर्स और ऑफिसर्स के ऊपर अब लाल किले में ट्रायल चलेगा। अब हम इसे पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि इंडियन नेशनल आर्मी मेनली किन से कंपोज्ड हुई थी। देखिए, ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में था। ऐसे में ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय इंडक्ट किए गए, रिक्रूट किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन भारतीयों के साथ ब्रिटिशर्स ने जो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है वो लॉन्च की। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई। उस वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, ये तो अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जापान, जर्मनी और इटली ये एक्सिस फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे। तो सीधे सीधे अलाइड और एक्सिस फोर्सेस एक दूसरे के ओपोनेंट थे, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के ओपोनेंट थे। भारत की अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर तेज़ी से जापान आगे बढ़ता जा रहा था 1941 के बाद, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्टेशन कर रखी थी। किस वजह से? जापान से लड़ने के लिए। लेकिन जापान क्योंकि जीतता चला जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स जब हार रहे हैं तो हार असल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी रही है। और ऐसे में जापान जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हरा रहा है तो उसने बड़े स्तर पर उन लोगों को युद्ध का बंदी बना लिया, यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए वो। तो ऐसे में वह भारतीय जिन्हें ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट किया था अपनी आर्मी में, वर्ल्ड वार 2 में वह आर्मी लड़ रही है ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन अब वह भारतीय किनके अधीन चले गए हैं? जापानियों के अधीन चले गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन वहाँ पर हार चुका है। ऐसे में जापानियों ने उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हैंड ओवर किया पहले मोहन सिंह को, जिन्हें हम जनरल मोहन सिंह कहते हैं, और बाद में वही प्रिजनर्स मिले हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो यही प्रिजनर्स ऑफ वॉर से बनती है एक आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। तो वो भारतीय जो पहले ब्रिटिश इंडियन फोर्स के अंडर ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड वार 2 में जापान से, यानी कि एक्सिस पावर से, वही भारतीय अब मिल चुके हैं इंडियन नेशनल आर्मी को, यानी कि पहले जनरल मोहन सिंह को और फिर सुभाष चंद्र बोस को, और इन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर और अदर सिविलियंस जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे हैं उनसे मिलकर के बनी एक आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। और यही इंडियन नेशनल आर्मी अब लड़ रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जापान के साथ मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही है कि भारत से ब्रिटिशर्स को खदेड़ा जाए और भारत को आज़ाद कराया जाए। ऐसा सपना था सुभाष चंद्र बोस का। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको इंडियन सोल्जर्स का रोल प्ले पता लग गया। पहले ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे हैं जापान के साथ, जापान ने उन्हें युद्ध में हराया, सिंगापुर में हराया, इंडोनेशिया में हराया, मलय पेनिनसुला में हराया, ये जो सारी यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री हैं। हराने के बाद वो उन्हें युद्ध का बंदी बनाते चले गए, कैप्चर करते चले गए। फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ही वह सैनिक दिए और सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों से एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। और जापान ये चाहता था कि ये इंडियन नेशनल आर्मी हमारे साथ मिल करके जॉइंट एक्शन करे और भारत पर आक्रमण करे और वहाँ से भी ब्रिटिशर्स हार जाएं। और हमारा उद्देश्य ये था, सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य ये था कि भारत को मुक्त कराया जाए अंग्रेज़ों से, और वो भारत को जापान से भी मुक्त ही रखना चाहते थे। वो किसी के भी अधीन भारत को आने नहीं देना चाहते थे। ये बात भी आप क्लियर रखिए माइंड में। तो अब मेन एस्पेक्ट ये है कि वही सोल्जर्स 2 बार लड़े, एक बार अंग्रेज़ों की तरफ से और एक बार इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से अंग्रेज़ों से। पहले अंग्रेज़ों की तरफ से जापान से लड़े, फिर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिल करके
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। लेकिन अब हुआ ये कि 1944 में इस इंडियन नेशनल आर्मी और ब्रिटिशर्स ने इस इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज़ ने जॉइंट एक्शन करना था। म्यांमार से होते हुए नागालैंड, मणिपुर और बंगाल के चिटागोंग क्षेत्र से भारत में एंट्री करनी थी। इन्हें बंगाल पहुंचना था, फिर बंगाल से इन्हें आगे दिल्ली जाना था। लेकिन इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान शुरुआती सफलता के बाद में कई परिस्थितियां हुई, वो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के पीछे के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन है। उनकी वजह से यह सेनाएं हारने लगी, जापान को हार मिलने लगी और जापान के ही द्वारा समर्थित यह इंडियन नेशनल आर्मी भी फिर हारने लगी। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने जब इन्हें रिट्रीट करना शुरू किया तो जापान तो यहाँ से रिट्रीट हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी के बहुत से सोल्जर्स फिर से कैप्चर कर लिए गए। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि ऐसे 23,000 सोल्जर थे जो कैप्चर हुए हैं उस समय में। 23,000 के अराउंड वो सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं जिन्हें कैप्चर किया गया था। अब उन्हें भारत लाया जाएगा और भारत में उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जाएगा। तो 1945 के अराउंड इन 23,000 सोल्जर्स को भारत लाया गया और इन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा गया। तो आपको याद होगा, आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी जब पीछे आया उस समय डिटेंशन कैंप शब्द बहुत बार सुना होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि भारत में डिटेंशन कैंप बनेंगे अब, तो उसके जवाब में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने और कुछ राजनेताओं ने, जिनके पास बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई डिटेंशन कैंप जो है ऐसा भारत में आज पहली बार नहीं होने जा रहा है, पहले भी है, और डिटेंशन कैंप जैसा हम कुछ नहीं बना रहे। तो डिटेंशन कैंप एग्जिस्ट करता था भारत में उस समय में भी, और उन डिटेंशन कैंप्स में ला करके रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी के उन कैप्चर्ड सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जो भारत लाए गए। ऐसे में अब उनके ऊपर ट्रायल चलेगा भारत में। ट्रायल का मतलब ये है कि उनके ऊपर यहाँ पर केस चलेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि उनके ऊपर भारत में ला करके केस क्यों चलाया जाएगा। मैं इसका जवाब देता हूँ। केस चलाने का आधार यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ये रखा कि भाई आपने ट्रेजन किया है। ट्रेजन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने द्रोह किया है, आपने किंग जो है, एम्पायर जो है, उसके प्रति जो आपकी स्वामी भक्ति थी, उसके प्रति जो आपकी एलिगेंस थी, आपकी जो लॉयल्टी थी, आपने उसको भंग किया है। आपने उसे भारत की सत्ता से विहीन करना चाहा, आपने भारत उससे छीनना चाहा। तो ये जो आपका द्रोह हुआ है, इसके खिलाफ आप पर ट्रेजन का केस ये चलता है। आपने अपने साथियों को भी उकसाया कि वो ज़बरदस्ती आपके साथ मिले, तो आपने ब्रूटल एक्ट किए हैं, आपने मर्डर किए हैं। तो मर्डर्स, ब्रूटलिटी और ट्रेजन के केसेस आपके ऊपर चलाए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट था, ट्रेजन का केस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। अब अल्टीमेटली उन्हें भारत में ट्रेजन का केस चलाने के लिए लायबल इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि यह माना जाता था कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है वो उसके सोल्जर्स थे, उसके ऑफिसर्स थे, और उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में अपॉइंट किया गया था जापानीज़ फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए, एक्सिस पावर्स के साथ लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने उन्हीं पावर्स के साथ मिल करके भारत को जीतने, भारत को फतेह करने की, भारत को आज़ाद करने की कोशिश की। वह भारत जो उस समय ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंडर आता था। ऐसे में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश एम्पायर से भारतीय सरजमीन छिन जाए, इसका प्रयास उन सैनिकों, उन अफसरात लोगों ने किया जो इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट थे। इसलिए उन पर ट्रेजन का केस चलेगा क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर सर्व करने वाले सर्वेंट थे और उन सर्वेंट्स ने ब्रिटिश क्राउन से ही उसकी अथॉरिटी छीनने की कोशिश की है। तो ट्रेजन का केस इनके ऊपर चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब भारत लाए जाने के बाद जब इनका ट्रेजन का केस इनके ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको समझा दूं ताकि आपको हमेशा क्लैरिटी रहे। और यहीं से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जब एब्स्ट्रैक्ट वर्जन में आती हैं एग्ज़ाम में, उस पर मेंस के आंसर्स भी लिखने आएंगे, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो या ऑप्शनल्स, और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आपको समझ आ जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जब इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर टॉपिक आते हैं उनमें भी इन वर्ड्स, इन चीज़ों को चूज़ किया जाता है ताकि आप बेटर वे में आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को सुधार सकें। सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि ट्रायल्स ओपन रखे गए या फिर नॉर्मल ट्रायल्स की तरह, जिस तरह से कोर्ट रूम ट्रायल्स होते हैं उस तरह से रखे गए। तो देखिए, नवंबर 1945 से मई 1946 तक, नवंबर 1945 से मई 1946 तक टोटल 10 राउंड ऑफ ट्रायल्स चले हैं।
ये एक बार में ट्रायल्स ख़त्म नहीं हो गए, 10 राउंड ऑफ ट्रायल्स चले हैं। इसमें से जो सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रायल था वो ओपन ट्रायल था, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रायल था वही ओपन ट्रायल के तौर पर चलाया गया। इसके बाद वाले ट्रायल्स ओपन ट्रायल नहीं रखे गए। वो क्यों नहीं रखे गए वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले हम डिस्कस कर लें कि पहला ट्रायल ओपन ट्रायल क्यों रखा गया। पहला ट्रायल ओपन ट्रायल इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय में ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था, ख़ास समय में उस समय जो ब्रिटिश सेना के जो फील्ड मार्शल थे, यानी कि जो कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, क्लॉड एचिनलॉक, क्लॉड ऑचिनलॉक को ऐसा लगता था और अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगता था कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ट्रेजन किया है, इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ने ट्रेजन किया है और हमारे पास फिर ये एक लेजिटिमेट राइट है कि हम इन पर ट्रायल चला सकते हैं इंडिया में। तो पहले बात, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इन पर ट्रायल ना चलाएं। भारतीय जनता में भी अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इन लोगों ने ट्रेजन किया है और हमें इन पर ट्रायल चलाने चाहिए। तो पहली बात तो ये सोच इनकी बाद में गलत प्रूव होगी, लेकिन उस समय में तो सोच यही थी सरकारी दफ्तरों की, सरकारी लोगों की, ख़ास तौर पर कमांडर इन चीफ की। दूसरा ओपन ट्रायल रखने का इनका आधार यह था कि इन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश अथॉरिटी पूरी तरह से इस समय भारत में अब वापस से स्थापित हो, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटिश पर्सनैलिटी, इमेज और परसेप्शन को हार्म हुआ, क्योंकि लंबे समय तक इन्हें रिवर्सेस मिलते रहे जर्मनी से, चाहे वो वेस्ट यूरोप का फ्रंट हो, और ईस्ट में जापान से। इन रिवर्सेस से उभर तो आए थे ब्रिटेन, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जीता तो अलाइड नहीं है, लेकिन इतने बड़े लंबे समय तक 1941 से 1945 तक लगातार आघात मिलने के बावजूद यह जीते हैं ड्यू टू अमेरिकी इंटरवेंशंस और रशियन इंटरवेंशंस। ऐसे में अपनी पर्सनल ग्राउंड पर इमेज को रिस्टोर भारत में करना बहुत ज़रूरी था। तो एक असर्टिव टेंडेंसी के तौर पर ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म माकूल है, पूरी तरह से वाबस्त ही वहाँ पर खड़ा है, मजबूत, किसी तरह से उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। इसलिए इन कैप्चर्ड सोल्जर्स के ऊपर ओपन ट्रायल चला करके पूरे भारत के सामने एक उदाहरण सेट किया जाना जरूरी था अंग्रेज़ों के मुताबिक, कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का प्रयास किसी भी लेवल पर ना करे कि कोई ओपन भारत के ओपन अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई द्रोह किया जाए, किसी तरह का कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई सिडिशन नहीं होना चाहिए, नथिंग एल्स। तो लोगों के बीच में एक परसेप्शन और एक मैसेज पर प्रिवेल कराने के लिए, एक इम्पीरियलिज्म की फोर्स लोगों के ऊपर असर्ट करने के लिए, लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वजन महसूस हो, इसके लिए ये ओपन ट्रायल रखा गया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब इस ओपन ट्रायल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आए हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि लाल किला ही क्यों चुना, और इसे रेड फोर्ट ट्रायल्स के तौर पर भी जाना जाता है। लाल किला किस लिए चुना? देखिए, रेड फोर्ट इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। 1618 में इसका निर्माण हुआ था और लंबे समय से ही रेड फोर्ट में जो दीवाने आम था उसका इस्तेमाल होता रहा था। एज अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, एज अ क्रिमिनल कोर्ट उसे यूज़ किया जाता था। बहुत सारे अलग अलग मुग़लों के समय में भी ऐसे इवेंट हुए हैं। उनमें से एक मेन इवेंट ये है कि जो फ़ारूक शेर लेटर मुग़ल रूलर हुआ करता था, ये मुग़ल रूलर हुआ है, मेन मुग़ल बादशाह था। फ़ारूक शेर ने अपने अंकल जहांदर शाह को भी इसी दीवाने आम में, इसी लाल किले में सज़ा सुनाई थी। इस तरह के बहुत सारे एपिसोड है, वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो मुग़लों के समय से लाल किले के अंदर दीवाने आम का जो प्रेमाइसेस है वो यूज़ हो रहा था एज अ कोर्ट। अब ब्रिटिशर्स ने लाल किले को क्रिमिनल कोर्ट बना दिया था और लाल किले में पहला ट्रायल जो ब्रिटिशर्स के एंड पर चलाया गया था वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह 2 पे चलाया गया था और उसके बाद उन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया था इंडिया से, यानी कि उन्हें देश निकाला दे दिया था और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। उन पर इल्ज़ाम ये था कि जो 1857 में विद्रोह कर रहे सैनिक थे, जो सेनाएं थीं, उनको उन्होंने अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की है और विद्रोहियों ने उन्हें ही अपना नेता चुना था। तो बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह 2 के नाम से आप उन्हें जानते हैं। उनके ऊपर लाल किले में ही अंग्रेज़ों के द्वारा पहला ट्रायल चलाया 1857 के रिवॉल्ट के बाद, और उसके तहत उन्हें
भारत से डिपोर्ट कर दिया गया म्यांमार के बर्मा के रंगून में, वहीं पर उनकी बाद में जान निकली थी, वहीं पर मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, बाद में प्राण त्यागे थे उन्होंने अपने। अब ऐसे में उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन इस बार लाल किले को चुना गया था इन लोगों के ट्रायल के लिए। उसके दो कारण थे। पहला कारण यहाँ पर ये था कि सुभाष चंद्र बोस जब विदेशी धरती से भारत को मुक्त कराने के प्रयास कर रहे थे, उस समय में उनके द्वारा यह कहा गया था कि वह भारत की आज़ादी की घोषणा इसी लाल किले की भूमि से करेंगे और भारतीय लोग भारतीय आज़ादी का जश्न मनाएंगे। तो लाल किले को एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है हमेशा से इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। उसका एक कारण था बहुत महत्वपूर्ण। पहला कारण उसका यह था कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उस 1857 के रिवॉल्ट में यह लाल किला ही था महत्वपूर्ण, जहाँ पर उस समय में मुग़लों के वंशज रह रहे थे और मुग़ल एक तरह से इंडियन आप कह सकते हैं सॉवरेनिटी, इंडियन अथॉरिटी के प्रतीक थे, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा मुग़लों को ही सत्ता से उपदस्थ करके, सत्ता से उखाड़ करके अपनी सत्ता स्थापित की गई है पूर्ण रूप से। तो एक सॉवरेनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, उस सॉवरेनिटी को ख़त्म करके ब्रिटिशर्स ने अपनी सॉवरेनिटी को यहाँ पर प्रिवेल किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो जो इंडियन सॉवरेनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, उसका प्रमाण उस समय में लाल किला ही हुआ करता था। तो लाल किला हमेशा से एक किंगली अपीयरेंस, एक रॉयल्टी, एक इंडियन सॉवरेनिटी, एक इंडियन किंगडम की निशानी के तौर पर होता था। और आपको मैं बात बता दूं कि जो बाद में ब्रिटिशर्स ने अपने लेवल पर दिल्ली को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसमें उन्होंने रायसेना हिल को चुना। रायसेना हिल को चुनने का कारण ही वहाँ पर ये हो जाता है कि एक तो जो जितने भी अर्स्टवाइल इंडियन सॉवरन सिंबल्स थे, जैसे कि मुग़लों की जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उनमें ख़ास तौर पर जैसे जामा मस्जिद हुआ करती थी, जिस तरह से लाल किला है, इनसे ऊंचाई के क्षेत्र यानी कि इनसे हाइट के क्षेत्र जैसे रायसेना हिल्स, ताकि मुग़ल सॉवरेनिटी को नीचा दिखाया जा सके। मुग़ल सॉवरेनिटी यहाँ पर एट पार इंडियन कल्चर, इंडियन सॉवरेनिटी से है ब्रिटिशर्स के आने के पहले का। तो मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जब बात मुग़लों की हो रही है, तो मुग़लों की बात एज ए रिलीजन नहीं हो रही है, एज अ रेस हो रही है। दैट इज़ द मोगल, दैट इज़ फ्रॉम द मंगोल। तो ऐसे में लाल किला भारत की सॉवरेनिटी का प्रमाण था उस वक़्त में, क्योंकि आज़ादी का पहला जश्न जिसे हम 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं, बाद में अब भारत सरकार ने किताबों में बदला है पैका रिबिलियन, और उसका नाम बदल करके अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। तो वो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भारत की हुई है, जिसे ब्रिटिशर्स 1857 की म्यूटिनी कहते थे, उसका सिंबल जो आज़ादी का बनाया गया उस समय में लाल किले को ही बनाया गया था, क्योंकि बहादुर शाह 2 का वह रेजिडेंशियल प्लेस था और बहादुर शाह 2 को उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के योद्धाओं ने, लड़ाकों ने अपना नेता घोषित किया था और फ्री इंडिया का यानी कि ब्रिटिशर से आज़ाद फ्री इंडिया का अगेन रूलर नियुक्त किया था। तो लाल किला प्रमाण था भारत की आज़ादी का, भारत की सोवरेनिटी का। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी यह कहा था कि लाल किले से घोषणा की जाएगी आज़ादी की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसे में अंग्रेज़ों के द्वारा वह स्थान, जिस स्थान भारतीय सोवरेनिटी का एक सिंबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट, भारतीय पॉलिटिक्स में जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, भारतीय किंग सिस्टम, भारतीय एम्पायर सिस्टम में जिसकी पराकाष्ठा है और जो हमेशा से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए जाना गया है, जैसे 1857 का रिवॉल्ट। तो इस स्थान के लिए इस स्थान को इसलिए चुना कि जब भी कभी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तरह की गतिविधि होगी तो उसको पूर्ण रूप से हम ख़त्म करेंगे, क्रश करेंगे। और यहाँ पर आप उसका नमूना देख लीजिए, हम ओपन ट्रायल करेंगे इसी लाल किले में। वो लाल किला जो आपकी एस्पिरेशंस में, आपकी इमेजिनेशंस में हमेशा बहुत ही हायर डिग्निफाइड स्टेज रखता है, उसी लाल किले में हम उन लोगों को जलील करेंगे जिन लोगों को आप अपना हीरो कंसिडर करते हैं, जिनके हाथों आप हमसे खुद की आज़ादी एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिनके द्वारा ही आप भारत में सॉवरेनिटी लाना चाहते थे और जिस स्थान से आप अपनी आज़ादी की घोषणा करना चाहते थे, वहीं से हम इनके ऊपर ओपन ट्रायल चलाएंगे। तो लाल किले को यहाँ पर इस वजह से चुना गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमने लाल किला भी प्रूवन किया और हमने ओपन ट्रायल जो करने चाहे वो भी हमने बताया। अब हम आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रायल में ब्रिटिशर्स ने जानबूझ करके फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रायल में 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर चुना है, जिसमें से हिंदू
कर्नल जो हिंदू यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर धर्म बताने आवश्यक हो जाएंगे जब मैं फर्दर अपना डिस्कोर्स रखूँगा आपके सामने। तो हिंदू धर्म से आने वाले कर्नल प्रेम सहगल, सेकंड मुस्लिम धर्म से आने वाले मेजर जनरल शाहनवाज, और तीसरा सिख धर्म से आने वाले गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इस समय, और शुरुआती तौर में इन तीनों के ऊपर ही ट्रायल चलाया गया। यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की जो मैथमेटिक्स था वो पूरी तरह से गलत हुआ। ब्रिटिशर्स ने 3 भिन्न धर्मों से 3 लोगों को इसलिए चुना था कि भारत के इन 3 मेजर रिलीजन्स जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाना चाहिए सभी को कि किसी भी तरह से कोई भी ब्रिटिश रूल के सामने सुपीरियर नहीं है। नोबडी इज़ सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये 3 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, जिसमें से मुस्लिम्स कह रहे थे कि हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, और मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी एक नेशन है, हिंदू एज अ कम्युनिटी एक नेशन है, सिख एज अ कम्युनिटी एक नेशन है। तो वो एक तरह से इन 3 कम्युनिटी के 3 मेंबर्स को वहाँ पर ट्रायल चला करके ये प्रूव करना चाहते थे भारत की इन 3 कम्युनिटी, यानी कि एक तरह से इन 3 नेशंस को जो भारत में ही बस रहे थे, कि भाई आप ब्रिटिश नेशन से, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से और ब्रिटिश सोवरेनिटी से बहुत नीचे हैं। उसका प्रतिबिंब है आपके 3 धर्मों को प्रतिबिंबित करने वाले यह 3 लोग जिनको आप अपने हीरोज़ बता रहे हैं, उनको हम इस तरह से सरेआम जलील यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए इन तीनों को चुना, हालांकि यह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही गया है। तो इन 3 लोगों पर ओपन ट्रायल चला है। इसके बाद ओपन ट्रायल फिर किसी पर भी नहीं चला है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। और ये लाल किले में चला, इसके बाद लाल किले में भी ट्रायल नहीं चला है। दिल्ली में ही अदर बिल्डिंग में ये ट्रायल चले हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रायल्स के क्या क्या परिणाम, क्या क्या असर भारत में देखने को मिलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि पहले हम इस ट्रायल के असर यूथ में, स्टूडेंट में, वर्कर में स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको नेशनलिस्ट फोर्सेस में इनके असर बताने के प्रयास करूँगा। यूथ में इनका क्या असर आया, स्टूडेंट में, वर्कर्स में इनका क्या असर आया। 21 नवंबर कलकत्ता की बात है। वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब त्रिवेणी कांग्रेस सेशन में उनका दोबारा से एज अ प्रेसिडेंट चयन हो गया था और उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, वो पट्टाभी सीतारमैया जो उस समय समर्थित थे गांधी जी के द्वारा और जो राइट विंग पॉलिटिक्स को दर्शाते थे, एक तरह से कंजर्वेटिव्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुर सेशन की भी प्रेसिडेंटशिप जीत ली थी कांग्रेस की, 1939 के त्रिवेणी सेशन की भी प्रेसिडेंटशिप जीत ली थी। लेकिन जब उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया, उसके बाद कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी बन नहीं पा रही थी ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट विंग। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय में कांग्रेस के ही हितों में वहाँ से पलायन करना ठीक समझा और वो सीधे चले गए कलकत्ता। उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी कांग्रेस की और वहाँ जाकर के उन्होंने कांग्रेस के ही अंडर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था। अब अल्टीमेटली जब इस समय आईएनए के ट्रायल्स चले हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उस समय में स्थापित उसी फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा अब यहाँ पर कॉल ली गई है और स्टूडेंट्स को ये कहा है कि 21 नवंबर को 1945 को हम मार्च करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसेस की तरफ जो कि डलहौजी स्क्वायर में थे। हमें उस दिशा की ओर मार्च करना है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। इन्हें ज्वाइन किया बाद में रास्ते में स्टूडेंट फेडरेशन ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग था। इन्हें बाद में ज्वाइन किया लीग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्टूडेंट यूनियन, यानी कि एक तरह से आप इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक स्टूडेंट यूनियन के तौर पर देख सकते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई, एक तरह से आप समझिए। दूसरा आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया। तीसरा आपने देखा लीग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यहाँ पर आपने देखा कि इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो तीनों ही ने एक डलहौजी स्क्वायर की तरफ कलेक्टिवली मार्च प्रोसीड करना था टूवर्ड्स द ऑफिसर्स क्वार्टर। ये 21 नवंबर की घटना है। उस शाम पुलिस ने इन्हें वहाँ पर रोके रखा, लेकिन अगले दिन फायरिंग की गई है और अल्टीमेटली जब ये फायरिंग हुई है, जब इसमें हिंदू और मुस्लिम मरे हैं, तो फिर फाइनली पूरी सिटी एजिटेट हुई है और ये एजिटेशन बहुत ज़बरदस्त चला है। 22 और 23 नवंबर को बहुत ज़बरदस्त बैरिकेड्स किए गए स्टूडेंट यूनियंस के द्वारा। क्यों?
क्योंकि अब इन्हें बहुत बड़ा समर्थन मिल गया है। कलकत्ता में ही जितने मिल वर्कर थे उन मिल वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां भी दयनीय चल रही थी, उन वर्कर्स ने जब इन्हें ज्वाइन किया तो वर्कर्स वर हाईली मिलिटेंट, वो पूरी तरह से आर्म्ड रिबिलियन करना चाहते थे, मिलिटेंट स्टेटस रखते थे। जब उन्होंने ज्वाइन किया है प्रोसेस बहुत वायलेंट हुआ है और फाइनली 22 और 23 नवंबर को बहुत ज़बरदस्त झड़प हुई पुलिस के बीच में और प्रोटेस्टर्स के बीच में। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई, प्रोटेस्टर्स के द्वारा सड़कें जाम की गई, स्ट्राइक्स और हड़ताल्स की गई, पुलिस थानों के ऊपर भी अटैक हुए और लगातार गोलियां भी चलाई गई पुलिस की तरफ से। तो लोग मारे भी गए हैं, ऐसा माना जाता है लगभग 38 लोग यहाँ पर मारे गए और 24 नवंबर के अराउंड आकर के यहाँ पर ऑर्डर रीस्टोर कर लिया गया। ये एक चीज़ है। तो 24 नवंबर को यहाँ पर ऑर्डर रीस्टोर हो चुका है। घटना की शुरुआत हुई है 21 नवंबर के अराउंड। चाहे ये 4 से 5 दिन का ही इवेंट था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। बड़े पैमाने पर सड़कों पर स्टूडेंट आए, बड़े पैमाने पर सड़कों पर वर्कर आए और इनका साथ पूरे भारत भर के लोगों ने अपनी आवाज़ के ज़रिए दिया। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ये लोग सड़कों पर इतना बड़े पैमाने पर क्यों आए और इनका साथ इतने बड़े लेवल पर लोगों ने क्यों दिया। उसके कई कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, आप एक बात याद रखिए कि जब इंडियन नेशनल आर्मी इंटरनेशनली फ़ाइट कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया को फ्री कराने के लिए, उस समय में ब्रिटिशर्स ने भारत में कई तरह के एक्ट लगा रखे थे, जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा रखा था, जिसके तहत किसी को भी अरेस्ट करने की विदाउट एनी ट्रायल परमिशन थी। दूसरा, प्रेस के ऊपर प्रोहिबिशंस लगा रखी थी। ऐसे में इंडियन नेशनल आर्मी के फेवर में कुछ भी भारत में छप नहीं सकता था, कुछ भी नहीं छप सकता था, कोई खबर आप नहीं छाप सकते थे, कुछ भी नहीं। उसे जापान के ही द्वारा इंस्पायर्ड एक स्मॉल ग्रुप कंसिडर कर दिया जाता था अगर कोई भी अखबार या कोई भी पर्सन इनके विषय में लिखना या बोलना चाहता था, और उन पर बैन लगा दिया जाता था। तो ऐसे में आप इंडियन नेशनल आर्मी की कारगुजारियों के बारे में भारत में सुनेंगे या पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो उस समय में इन जानकारियों का, इन चीज़ों का भारत में अभाव रहा। लेकिन समय बदल गया। जब भारत में फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी पे ट्रायल चलने की बातचीत शुरू हुई, मैं आपको बता दूं, अगस्त 1945 में ये डिसाइड हुआ कि ट्रायल्स चलाए जाएंगे। कांग्रेस ने भी कई तरह के प्रयास उस समय में किए कि ट्रायल्स को ना चलाया जाए। अंग्रेज़ों को कई तरह के अपने सेशंस के द्वारा रेजोल्यूशंस पास कर करके भी कहा कि भाई आप ट्रायल्स नहीं चलाइए, लेकिन ब्रिटिशर्स कंसिडर कर रहा था कि हम ट्रायल चलाएंगे। इस समय में इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बड़े पैमाने पर भारतीय पत्रकारों ने लिखा। शुरुआत में इन्होंने अपने अखबारों के माध्यम से, अपने जर्नल्स के माध्यम से और अपनी मैगजीन्स के माध्यम से ये लिखने की कोशिश की कि भाई आप इन लोगों को, जो लोग भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे, इन्हें क्लेमेंसी दे दीजिए, इन्हें दया दे दीजिए। तो शुरुआत में इनके लिए दया मांगी जा रही थी, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन थोड़े ही समय बाद अखबारों की वाणी बदल चुकी थी। इन्हें हीरोज़ कहा जाने लगा था और ये कहा जाने लगा था दे आर हीरोज़ नॉट द ट्रेटर्स। ये कोई ट्रेटर्स नहीं है जिन्होंने कोई ट्रेजन किया है, दे आर द हीरोज़। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए ये काम किया, इंडियन पीपल को आज़ाद करने के लिए काम किया। ये वो लोग थे जो किसी भी तरह से लड़ करके अपनी जान शहादत देने को तैयार थे भारत की आज़ादी के लिए। इनके पास इक्विपमेंट्स बहुत ही आउटडेटेड थे, इनके पास सप्लाई चेन्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही स्कार्स थे। उसके बावजूद भी जो इनके पास बहुत सरप्लस और अबंडेंट था, वो इनका जज्बा था और भारत की ही आज़ादी केवल इनका ड्रीम था। कोई फासिस्ट फोर्सेस को इन्हें सपोर्ट नहीं करना था, किसी भी तरह से एक्सिस पावर का साथ दे करके इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपरूट करना इनका ड्रीम नहीं था। इनका ड्रीम केवल भारत की आज़ादी था, भारतीय लोगों को इस दासता से मुक्त कराना था, साम्राज्यवाद से मुक्त कराना था और हर तरह की लैक होते हुए, स्कारसिटी होते हुए भी अपने जज्बे से लड़े हैं। यह जब अखबारों में छपा है बड़े पैमाने पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो नवंबर तक आते आते लोगों के बीच में कोई कमी ही नहीं थी इस लिटरेचर की, जिस लिटरेचर में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का चरित्र और इंडियन नेशनल आर्मी की गौरव गाथाएँ ना गाई गई हों। तो गौरव गाथा और चरित्र बड़े पैमाने पर लोगों में था और लोग के अंदर जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म जगा, जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग आई, जो लोग इन्हें हीरोज़ मानने लगे और वो ये मानने से इनकार कर गए कि ये किसी भी तरह से ट्रेजन है, वह लोग इस समय सड़कों पर आने के लिए आमादा थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत भर में माहौल बहुत चार्ज्ड था और लगातार अंग्रेज़ों को अंडरग्राउंड खबरें मिल रही थी। कई केबल्स आ रही थी, कई डिटेक्टिव्स अपॉइंट किए गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, उनकी
सीक्रेट रिपोर्ट्स आ रही थी, एस्पियोनेज, कई स्पाइस थे उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी। पंजाब से, सेंट्रल प्रोविंसेस से गवर्नर्स रिपोर्ट कर रहे थे कमांडर इन चीफ को और गवर्नर जनरल को कि हमें इनके ओपन ट्रायल्स नहीं करने चाहिए, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय सेना में हम एक टेम्परामेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो लोग अब धीरे धीरे इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो हमने कैप्चर किए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके प्रति अपनी एक सिंपैथी, एक एफिनिटी रखने लगे हैं। हमने पुलिस में ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, हमने ब्यूरोक्रेसी में ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है कि इंडियन नेशनलिज्म के प्रति अब इनका एक झुकाव होने लगा है एज़ कम्पेयर टू द लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो ये अगर एक बार हो गया तो ये हमारी पावर आर्म्स हैं, ये हमारी स्वर्ड आर्म्स हैं, इनके ही दम पर हमने ब्रिटिश रूल को अब तक इंटैक्ट रखा है, द पुलिस, द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। अगर इनमें एक तरह से डिफेक्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंपैथी जनरेट नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में, तो हमें ओपन ट्रायल्स अवॉइड करने चाहिए। लेकिन क्लॉड अचनलॉक ये चाहते थे कि नहीं, ओपन ट्रायल होंगे, क्योंकि उनके कैलकुलेशंस अपने लेवल पर चल रहे थे। उनको पहली धारणा यह थी कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द लोग भारत में चाहते हैं कि भाई ये ट्रेजन है, और दूसरा उन्हें यह था कि ठीक है 30 से 40 हज़ार जो लोग हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, वो आएंगे और अपने अपने गाँव में जाएंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे। वो हारे हुए सैनिक हैं, उन्हें ब्रिटिशर्स ने हराया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनका प्रभाव लोगों में होगा, राष्ट्रवाद आ सकता है, लेकिन सही मायने में मिलियंस ऑफ मिलियन सोल्जर्स हमारे हैं, जो हमारे इंडियन ही हैं, जो हमारी सेना के तहत लड़े हैं और हमने युद्ध जीता है, और वो भी तो वापस आके अपने गांव, अपने घरों में जाएंगे। तो उनका ओपिनियन, जो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स का ओपिनियन है, जो इंडियन सोल्जर जो वापस आएंगे, हमारे पक्ष से युद्ध में लड़े थे और हम जीते हैं, उनका ओपिनियन गांव देहात लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर ओवर पावर कर जाएगा उन 20 से 30 हज़ार सोल्जर्स के ओपिनियन को, जो इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से वापस आए हैं। वो हारे हुए हैं, उन्होंने ट्रेजन किया है, ये जीते हुए सोल्जर्स हैं, और ये गर्व से भारत लौटेंगे। हम इनका समर्थन भी करेंगे और लिटरेचर भी, अखबारों में भी इनकी गाथाएँ सुनवाएंगे, तो ये ओवर पावर कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसे न्यूट्रल कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिसकैलकुलेशन ये रह गया इनके एंड पर कि ये टेक्निकलिटीज़ को समझ नहीं पाए। एक डिटेक्टिव अपॉइंटेड थे सुभाष चंद्र बोस पे साउथ ईस्ट रीजन में, उनकी कुछ रिपोर्ट्स मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स की डीमोबिलाइजेशन की पॉलिसी बहुत वीक रह गई। क्या है डीमोबिलाइजेशन की पॉलिसी? देखिए, जब युद्ध खत्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो सेनाएँ इन्होंने उतारी थी वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए, उन सेनाओं को वहाँ से फिर वापस बुलाना होता है, अपने अपने घर उन्हें भेजना होता है, अपने अपने स्टेशन पे भेजना होता है। इसे हम कहते हैं किसी भी एक रीजन से वापस डीमोबिलाइज करना। अब हो क्या यहाँ, पहले तो हमें उस रीजन की ओर, जिस रीजन में युद्ध है, जिस बॉर्डर पे, जिस फ्रंट पे, हमें वहाँ पर उन्हें मोबिलाइज़ करना होता है। फिर जब हम वहाँ पर समाप्त हो जाती है गतिविधियाँ, तो हम उन्हें वापस बुलाते हैं, तो डीमोबिलाइजेशन। तो वो डिटेक्टिव ये कहते हैं कि ये जो आपकी थ्योरी है कि मिलियंस ऑफ मेंबर जो हैं वो जीती हुई सेना के मेंबर हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो भारतीय ही हैं, उनका ज़्यादा भारत में प्रभाव होगा, वो कह रहे हैं कि ये गलत है। इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक जब आपने वहाँ कैप्चर कर लिए हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, तो वहाँ पर ही वो बैरक्स में रखे हुए हैं, आपने कैप्चर करके रखे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेना जीती है वही भारतीय, जो हमारे एंड पर वहाँ पर जीते भी हैं, आपने उन्हें डिमोबिलाइज़ करने में बहुत देरी कर दी, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। पहली तो चीज़ ये हुई है कि उन्हें बहुत ज़्यादा समय मिल गया है इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के साथ इंटरमिंगल होने का, और ये जो इंटरमिंगलिंग उनके बीच में हुई है, इसकी वजह से उन सैनिकों के बीच में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को लेकर के एक सिंपैथी, उनके कॉज को लेकर के एक सपोर्ट क्रिएट हो गई है। तो वो अब उनको इंडियन नेशनल आर्मी के कॉज के प्रति एलियन नहीं रहे, वो उनसे सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, और उनके साथ एक तरह से आने को अब एक समय में आपको तैयार दिखेंगे। और दूसरी बात, वो हमारे जीते हुए सैनिकों में भी रोष है, क्योंकि आपने जब डिमोबिलाइजेशन किया तो उन्हें लास्ट में डिमोबिलाइज़ किया। आपने पहले ब्रिटिश सैनिकों को डिमोबिलाइज़ किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिमोबिलाइज़ किया, उन्हें ब्रिटेन भेजा वापस, फिर आपने ऑस्ट्रेलियंस को भेजा वापस ऑस्ट्रेलिया। दे वर द लास्ट वन जिनको आपने चुना है घर भेजने के लिए। इसमें भी उन्हें आपकी रेसिस्ट टेंडेंसी नज़र आई है कि किसी भी तरह से रेसिज्म तब तक प्रिवेल करता है जब तक आपकी होम पॉलिटिक्स अल्टीमेटली आपको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तरह का डोमिनियन स्टेटस पा चुकी कॉलोनी थी, जो कि एक डोमिनियन स्टेटस के लेवल पर कॉमनवेल्थ का इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बन चुकी थी। ऐसे में उसे ब्रिटिश सोल्जर्स के एट पार काउंट किया जा रहा था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को वापस भेजा गया, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपीरियल फोर्सेस का हिस्सा थे, वो साम्राज्यवादी सेनाओं का हिस्सा थे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की अपनी सेना थी। तो उनके प्रति उन्हें घर भेजने के ज़्यादा जल्दी प्रबंध किए गए। फिर
सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलियंस को जल्दी घर भेजने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं था, क्योंकि भारत कब्ज़े में था, अधीन था, कॉलोनी था, किसी तरह का डोमिनियन स्टेटस भी नहीं था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी सेंटर में नहीं थी, तो भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, भारत में अपनी चुनी हुई सरकार नहीं थी, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें इतना समय, लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ा, डिमोबलाइज नहीं किया गया। यह भावना उन्हें आई जब रोज़ उनके पास से बरतानिया सैनिक वापस जा रहे थे, जब उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सैनिक वापस जा रहे थे, तो उनके मन में यह सवाल प्राकृतिक ही तौर पर आता था कि भाई हम क्यों नहीं जा रहे हैं। कारण यही है कि भाई हम इनसे नीचे हैं, हम इनसे कमज़ोर हैं। कारण ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के इस समय सोल्जर हैं, इन्होंने इसी मुल्क को आज़ाद करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में एक प्रयास किया था, जिसकी वजह से अब यह हारे हैं, इन्हें अरेस्ट किया गया है और इन्हें ही वापस भारत ले जा करके हरास किया जाएगा। तो हरास ये हुए कि हम हुए। तो डिटेक्टिव की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि ये आपकी कैलकुलेशंस अब गलत हो चुकी हैं, ड्यू टू द डिले डिमोबलाइजेशन। ये 2 एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो सही मायने में जब भारत में ये ट्रायल चल रहे हैं, तो सही लेवल पर इंडियन नेशनल आर्मी पूरी तरह से अब इस्टेब्लिश्ड है अपने पर्पस के साथ, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने एम और अपने कॉजेज़ के साथ, कि इनका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, एम और कॉजेज़ केवल भारतीय हित में था, भारतीय जनता के हित में था। भारत को केवल इन्हें आज़ादी दिलानी थी और कोई पर्पस नहीं था। और ये बहुत ही वेलोरस एक्ट किया है इन्होंने, और ज़बरदस्त वे में इन्होंने सेल्फलेसली हर कॉज अपना फ्रूटफुली अचीव करने की कोशिश की है। तो इसलिए स्टूडेंट बड़े लेवल पर आगे आना चाहता था, वर्कर जो कि अपनी निजी मांगों की वजह से ऑलरेडी एक मिलिटेंट स्टैंस अचीव कर चुका था, वह भी अब किसी भी लेवल पर हर उस एंटी ब्रिटिश फ्रंट को ज्वाइन करना चाहता था, जिस एंटी ब्रिटिश फ्रंट में उसे एक पोटेंशियल दिखता था कि सीधे उखाड़ करके फेंका जा सकता है। एक थ्योरी आपको और बता देता हूँ। यह थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर हमें कम्युनिस्टों का रोल बहुत ध्यान से समझना होगा। किस तरह से कम्युनिस्ट रोल समझना होगा, ध्यान से देखिए। 1941 वो समय था जिस समय को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 1941 जून से पहले का समय, जिस जून के पहले के समय तक वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत के दौर में है, नेगोशिएशन में है कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को युद्ध के बाद आज़ादी देने की बात करते हैं और अभी फौरी तौर पर एक नेशनल गवर्नमेंट देने की बात करते हैं, तो फिर हम युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन करते हैं। तो यही कम्युनिस्ट थे भारत के, यही लेफ़्ट थे जो पूरी तरह से इस बात पर कांग्रेस को ये कह रहे थे कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से, हम आपका विरोध करते हैं, क्योंकि इनको ऐसी कमांड रशिया से आ रही थी। ऐसे में आप देखें, जून 1941 का समय है जब जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया, यानी कि यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। और ऐसे में अब क्योंकि यूएसएसआर जुड़ चुका है आकर के ब्रिटेन के साथ, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। और अब यूएसएसआर भी कह रहा है कि जर्मनी की नाजीवादी सेनाओं और इटली की फांसीवादी सेनाओं यानी कि नाजिस्ट और फासिस्ट के खिलाफ हमें एक युद्ध लड़ना है। ऐसे में जो भी इन नाजिस्ट फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो लड़ कौन रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था, तो यूएसएसआर साथ आ गया। तो फिर वहाँ से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कमांड आता है कि भाई आप भारत में जो ब्रिटेन के प्रयास हैं उनका समर्थन करिए, क्योंकि हमें नाजियों को, फांसीवादियों को हराना है। ऐसे में जून के बाद भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड चेंज हो गया और वो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में आ गए। और अब यही वो जून के बाद का समय था जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से चेंज हो गया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर अब इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौर में चल रही है। वह एजिटेट करना चाह रही है, वो आने वाले दिनों में मास सिविल डिसोबीडियंस करना चाह रही है अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन अब इस समय में कम्युनिस्ट प्रो ब्रिटिशर्स हैं और कांग्रेस एंटी ब्रिटिशर्स हैं। और आगे आने वाले समय में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होगा तो इन कम्युनिस्टों ने ही सपोर्ट किया है ब्रिटिशर्स का हर तरह के स्पाई नेटवर्क की हेल्प से कि किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल कांग्रेसी नेताओं को ढूंढ करके जेल में डलवाया जाए, अरेस्ट कराई जाए। और क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश करने में कम्युनिस्टों का समर्थन था। लेकिन सिचुएशन फिर बदली। अब 1945 में सितंबर में फाइनली वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया जब जापान का सरेंडर हो गया। अब जब जापान का सरेंडर होने से वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ है तो सिचुएशन ये बदली है कि अब ब्रिटिश उतना स्ट्रॉन्ग पावर रह नहीं गया। लेकिन अब वर्ल्ड वार 2 में एक ही तरफ से लड़ रहे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वर्चस्व का युद्ध लग चुका है कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है। जहां यूएसए से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
यूनिपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है कि एक ही स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, पूरे वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पावर उसी की तरफ झुका रहेगा। वहीं यूएसएसआर कह रहा है कि मैं बाइपोलर वर्ल्ड की बात करता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर केवल तुम्हारी तरफ नहीं है, हम दोनों पूरे वर्ल्ड को बैलेंस करते हैं। ऐसे में दोनों में जब वर्चस्व का युद्ध है तो फिर से यूएसएसआर की तरफ से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को कमांड है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स कैपिटलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और यूएसएसआर सोशलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो भारत में अब इस कैपिटलिस्ट फोर्स को उखाड़ फेंकना है, यानी कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना है। और ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए आप अपनी गतिविधियां फिर एक्टिवेट कर लीजिए। तो आप नोटिस करेंगे कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के मुहाने पर हैं, भारत में 1945 में आपको फिर से, क्योंकि मई में ही वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी सरेंडर कर गया था, तो यह तय ही था कि अब जापान भी सरेंडर करने वाला है। ऐसे में भारत में कम्युनिस्टों के स्टैंड चेंज होने लगे थे, चाहे आपको वो आने वाले समय में तेलंगाना में दिखे, चाहे आपको वो तेभागा मूवमेंट के दौर पर दिखे, चाहे वो आपको हैदराबाद रियासत का भारत में जब इंटीग्रेशन होना उसके पहले वहाँ पर हो रही किसान मूवमेंट। तो इन्होंने किसान को, पीजेंट को और वर्कर्स को फिर से एजिटेट किया है और बहुत स्ट्रांगली वायलेंट और आप कह सकते हैं कि मिलिटेंट एटीट्यूड और हथियारबद्ध विद्रोह करने के लिए इन्होंने फिर से उन्हें मजबूत सशक्त किया है। ऐसे में ब्रिटिशर्स को इस बात का भी एक भय था कि कम्युनिस्ट जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के फेवर में चल रहे इस प्रोटेस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, कैपिटलाइज भी कर रहा है, यूज़ भी कर रहा है और उसे आग में घी भी डाल रहा है, फ्यूल भी डाल रहा है। इसलिए बड़े लेवल पर कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो शुरुआत स्टूडेंट से हो रही है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का स्पेशलिस्ट माना जाता था कम्युनिस्टों को, और फिर उसमें एंटर हो जाते थे वर्कर, उसका स्पेशलिस्ट भी माना जाता था कम्युनिस्टों को। तो इस लेवल पर इसे एक तरह की कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी भी बताया है अंग्रेज़ों ने कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल चले इसके प्रति ये जो सिटी लेवल पर वर्कर्स का और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है, ये एक तरह से कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी भी है। और इसी से मैं आपको जस्टिफाई अब यह भी कर देना चाहता हूँ कि भाई क्यों कांग्रेस भी इस लेवल पर उतने वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं चाहती थी। आप ध्यान रखिए, कारण यह था कि कांग्रेस भी इस अपरेटस को अंदर खाते समझ रही थी कि सही मायने में ये जो वर्कर्स इस लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो स्टूडेंट्स इस लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक लेवल पर ये एफर्ट बिल्कुल करेक्ट है कि इंडियन नेशनल आर्मी के हक में लोगों की एक सिंपैथी है, सब कुछ करेक्ट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस भी ये बात मान रही थी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो मोबिलाइज कर रही है, जो वायलेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, जो एक तरह का मिलिटेंट एक्ट इस समय में करना चाहती है, आर्म्ड स्ट्रगल करना चाहती है, जो इस समय में करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर यह इस समय होता है तो ब्रिटिशर्स तो अनस्टेबल हो जाएंगे और मान लीजिए कि हथियारबद्ध विद्रोह हो जाता है, कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स तो मान लीजिए खदेड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर असल में भारत का फ्यूचर क्या तय होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पावर किस तरह का होगा? क्या यूएसएसआर के कंट्रोल वाला एक कम्युनिस्ट, एक सोशलिस्ट रिजिम इंडिया में इस्टेब्लिश होगा? जो होगा तो आज़ाद भारत, लेकिन उसकी कमान कहीं यूएसएसआर में होगी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का बिहेवियर रहा 1930 ऑनवर्ड, हर बार उनके स्टैंड चेंज होते रहे जैसी जैसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कमांड आती रही। तो कांग्रेस को यह भी भय था कि कहीं कम्युनिस्ट रिजिम में ना चला जाए इंडिया, कहीं कम्युनिस्ट कंट्रोल में ना चला जाए इंडिया और एक टर्बुलेंस ना यहाँ पर खड़ा हो जाए और फिर सेना के द्वारा सत्ता को हत्या करके एक तानाशाही शासन लंबे समय तक ना चला जाए, जितनी लंबे समय से डेमोक्रेसी के वैल्यू सिस्टम के लिए, इक्वलिटी के कंसेप्ट के लिए, सेकुलरिज्म के लिए जो भारत में एक लंबा अभियान हम लोगों ने चलाया, वो कहीं एक लास्ट मोमेंट पे आकर के हमारे द्वारा हुई मिस्टेक्स की वजह से पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। यह भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चिंता उस समय में सता रही थी। इसलिए जब भी आप किसी के स्टैंड को पढ़ रहे हैं तो उस स्टैंड को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि आईएनए ट्रायल्स को लेकर के कहीं कहीं पर आपको कांग्रेस का स्टैंड ऐसा भी लगेगा कि वो शायद प्रोटेस्टर्स को वायलेंट होने से रोक रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरह से मिलिटेंट नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर नेगोशिएटिंग चैम्बर के तौर पर काम करने के लिए ज़्यादा अग्रेसिव है, कांग्रेस पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, जबकि सीधे सीधे फाइट फॉर द फिनिश हो सकता था, भारत को आज़ादी मिल सकती थी। लेकिन मुद्दे की बात आज़ादी की है, आज़ादी किस तरह की चाहिए हमें यह तय करना बहुत ज़रूरी था। क्या आज़ादी के बाद हम एक और नई आज़ादी की लड़ाई में एंटर हो जाना चाहते थे? क्या हम फिर एक ऐसे फेज़ में एंटर हो जाना चाहते थे जिसमें कि कुछ ग्रुप्स को सप्रेस किया जाए और कुछ ही ग्रुप्स की आइडियोलॉजी चल सके? ऐसा नहीं है। एक लोकतांत्रिक भारत की आगे आने वाले समय में आपको स्थापना होती नजर आएगी जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी प्रिवेल नहीं होगी, पूरी तरह से सोशलिस्ट लेफ्टिस्टों की आइडियोलॉजी भी प्रिवेल नहीं होगी, पूरी तरह से कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी भी प्रिवेल नहीं होगी। भारत की एक लंबी मूवमेंट रही, यात्रा रही, स्वतंत्रता का संग्राम रहा, जिसमें भिन्न
गतिविधियाँ हुई जिनके द्वारा कई आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उभर करके आए, वो सबका एक समावेश आपको नज़र आएगा भारतीय संविधान में। उसके लिए यह ज़रूरी था कि डेलिब्रेशन से काम हो, ये स्ट्रगल्स हुए, इनके आउटबस्ट निकले। इसके तहत यह आंकने में आसानी हुई कि लोगों की इच्छाएं क्या हैं, एस्पिरेशंस